नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। आप लोग को ध्यान होगा पिछले लेक्चर में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसका जो प्रचलन था वो 1858 तक जारी रहा। यानी कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें थोड़े बहुत सुधार के साथ, यानी कि जब भी कोई ऐसी कोई घटना होती जिसकी वजह से थोड़ा बहुत परिस्थितियों को देखते हुए परिवर्तन करना पड़ता उसमें, उसके अनुसार वो 1858 तक बना रहा। 1858 के बाद आपको तो ज्ञात होगा कि ब्रिटेन से सीधे ही यहाँ पे शासन किया जाने लगा, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान देने लगी, वहाँ के सम्राट के हाथों में भारत का शासन सीधे तौर पे आ गया। ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, ठीक बात है। आप लोग ये सारी चीज़ें ध्यान दे दिए थे। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। उसके पहले आप लोग को एक बात बताइए, आप लोग को ध्यान है ना पहले जो भी पढ़ाया जा चुका है, जैसे कि आपको कंपनी के बारे में बताया गया था कि कंपनी का आना क्यों हुआ, कंपनी आई कैसे, ठीक बात है। उसका विस्तार धीरे धीरे कैसे हुआ, फिर उसका यहाँ के राजनीतिक चीज़ों में हस्तक्षेप उसने कैसे किया, और धीरे धीरे यहाँ पर अपनी प्रशासन को मजबूत करते हुए आगे कैसे बढ़ते चले गए। ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान होनी चाहिए। पिछला जो भी क्लास है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि रिवीजन आपको करते चलना है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी आपको पढ़ना हो, अगर जो आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे तभी आपको आएगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। यही समस्या होती है कि लोग ज़्यादा टाइम तक पढ़ते हैं, ज़्यादा घंटों तक पढ़ते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है कि वो हर एक अलग अलग चीज़ को पढ़ते हैं, ना कि एक ही चीज़ को बार बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हकीकत में आप उसको अप्लाई करोगे तभी जाके आपको उसका रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक बात है। और मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो बार बार आएंगे, ठीक है। अब जैसे आपको कोई कहते हैं मिट्टी, तो मिट्टी का मतलब सीधे दिमाग में इमेज आ जाता है कि मिट्टी मतलब क्या। तो वैसे ही बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतों में नहीं आते। अब जैसे जो इतिहास में बीत गया है, जो चीज़ें वहाँ पे डिफ़ाइन हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें आएँ, ठीक बात है कि नहीं। जैसे कि हमारे जीवन में रोज़मर्रा में क्या आता है, जो हम बातें करते हैं, जो हमारी जीवन शैली जिस हिसाब से रहती है, वही सारी चीज़ें आती हैं। अब सारे सब्जेक्ट का हर एक कीवर्ड्स तो नहीं आएगा, बात समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक बात है। यानी कि जो सारा सब्जेक्ट का कीवर्ड्स होगा उसे हमें बार बार ध्यान में लाने की आवश्यकता होगी, और वो हम कैसे ला सकते हैं, बार बार उसको पढ़ के, उसको समझ के, ठीक। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी कीवर्ड्स आते हैं, अगर जो हम पढ़ के और उसको छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें उतनी लाभकारी हमारे लिए नहीं होंगी। यानी कि हमें उसको इस कदर बार बार देख लेना है, समझ लेना है, ताकि जब भी हम पढ़ने का प्रयास करें तो वो चीज़ें जब सामने आएँ, वो कीवर्ड्स सामने आएँ, तो हमें उसका मतलब पता हो। यानी कि अलग से वहाँ पे रुक के हमें खुद को समझाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे कि अगर जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्टर्स शब्द आ रहा होगा, ठीक है। डायरेक्टर शब्द इसमें आता है, इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और बाद में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब कहा जाएगा तो उसका मतलब आपको तुरंत पता होना चाहिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाएगा तो उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक बात है। और जब गवर्नर जनरल परिषद कहा जाएगा तो उसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, वो अलग अलग हैं, आपको समझने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे बार बार लोगों को कन्फ्यूज़न बना रहता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या, और गवर्नर जनरल परिषद क्या, ठीक है। तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक बात है। तो हम बात करते हैं, अगर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, अगर जो हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, तो डायरेक्टर्स कौन थे, फिर से एक बार समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम जो ब्रिटेन में जो लोग उद्योगपति थे, ठीक है, उन लोगों ने ही मिलके किसको बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि जो उद्योगपति हमने कह दिया, व्यापारी हमने कह दिया, तो किसी एक की बात नहीं हो रही है, वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों ने मिलके, यानी कि इन्वेस्ट करके, मिलने का क्या मतलब, हाथ जोड़ के मिलना नहीं, मिलने का मतलब कि कुछ लोगों ने निवेश किया, इन्वेस्ट किया, किस में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। उनको शेयर होल्डर बोलते थे या प्रोपराइटर, ठीक है। प्रोपराइटर किसको सेलेक्ट करते थे, डायरेक्टर को, कि डायरेक्टर तुम सुनो, तुमको देख रेख करनी है कंपनी की, ठीक है, हम तुमसे जवाब मांगेंगे, तुम्हें सारा सब कुछ देखना है, सारा नियम कानून जो है वो अपने अनुसार से तुम देख लेना। अब ये जो डायरेक्टर होते थे वो सेलेक्ट करते थे गवर्नर को,
या अन्य जो कर्मचारी होते थे उनको। तो गवर्नर को भी अधिकार रहता था। पहले क्या था स्टार्टिंग में, जब किसी का क्षेत्राधिकार कम होगा, क्षेत्राधिकार कम का मतलब कि अधिकार कम होगा तो वो कम अपना अधिकार जता पाएंगे, और अधिकार ज़्यादा होगा तो अधिकार ज़्यादा जता पाएंगे। यानी कि पहले गवर्नर के पास पावर क्या था, कम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसका कार्यभार बढ़ता रहा, यानी कि कार्य करने की जो जिम्मेदारी है जैसे बढ़ती गई, वैसे ही उसका अधिकार भी तो बढ़ेगा। क्योंकि अगर जो जिम्मेदारी बढ़ रही है उसके पास अधिकार नहीं रहेगा तो अपने कार्य को करेगा कैसे। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। तो धीरे धीरे गवर्नर का अधिकार बढ़ने लगा, गवर्नर के हाथ में बहुत कुछ आ गया, और वो अपनी मनमानी कहाँ करने लगा, स्थानीय प्रशासन में। तो आपको याद होगा पहले के टाइम में 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया या आने से पहले हम लोग ध्यान दिए थे बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, और हमने देखा था मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बाद में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, उसके पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसी में पिट्स इंडिया एक्ट में ही जो यहाँ बॉम्बे का प्रेसिडेंसी का गवर्नर था और जो मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, उन दोनों को राजस्व युद्ध जो भी नीतियाँ थी उसके मामले में किस पे निर्भर बना दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल। अब बंगाल का गवर्नर जनरल ज़्यादा हेड हो गया, उसके कंट्रोल में ये दोनों लोग आ चुके थे। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान देंगे, जो पहले से ही मनमानी अपना किया रहता है, जैसे कि अभी किसी को भी कोई अधिकार दे दिया जाए और उसका वही आदत पड़ गया है उसी अधिकार के साथ जीने का, और बाद में उससे एक ही पल में आप कहो कि तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते, तो वो अपनी मनमानी जरूर दिखाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से उसने वही काम किया है। तो भले ही अधिकार छीन लिए गए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर से, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी मनमानी करते थे, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था कहीं कहीं उसकी बात मानने से इनकार किया करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आप लोग समझ गए डायरेक्टर के बारे में। डायरेक्टर ने सेलेक्ट किया गवर्नर को। गवर्नर को अगर जो किसी अधिकार है तो वो कर्मचारियों को हटा सकता है, शामिल कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्टर के निर्देशानुसार कर सकता है। अगर जो डायरेक्टर कहीं मना करते हैं तो फिर उसको करने का अधिकार नहीं होता था। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग देख लिए गवर्नर के बारे में, एक हमने देख लिया डायरेक्टर्स के बारे में। अब हम समझते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1773 का जब एक्ट आया उसके बाद गठित किया गया। कैसे? ब्रिटेन से जब 1773 का प्रावधान आया तो कंपनी पर निगरानी रखने के लिए इन लोगों ने गठन किया, ताकि ये लोग निगरानी कर सकें और कोई कमी पाएँ तो बता सकें और उस पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जब कमी कोई बताएगा कि ये बंदा गलत कर रहा है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, जब सारे लोग जानेंगे तभी तो उसको रोकेंगे। तो उस निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसमें आपको बताया गया था कि 2 कैबिनेट मंत्री होते थे, ठीक है, और 4 अन्य सदस्य होते थे। 6 लोग मिला के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। उनको ये लोग जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स रहेंगे वो उनके प्रति जिम्मेदार होंगे, यानी कि ब्रिटेन के गवर्नमेंट के प्रति। और जो डायरेक्टर होते थे वो तो प्रोपराइटर के नीचे होते थे, यानी कि प्रोपराइटर के लिए उनकी जिम्मेदारी होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जिम्मेदारी दे दिया गया कि आप पूरी निगरानी कर सकते हो। ठीक बात है, सब पे आपको ये अधिकार है। लेकिन स्थानीय प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल परिषद के हाथों में सौंप दिया गया कि स्थानीय प्रशासन आपके हाथ में है। तो गवर्नर जो जनरल होता था उसके साथ 3 सदस्य और शामिल किए गए, तो 4 लोग मिला के गवर्नर जनरल परिषद होते थे जो स्थानीय प्रशासन को संभालते थे। ये हो गई बात इन तीनों की, जो कि उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक बात है, तो इस चीज़ को आप लोग बेहतर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ब्रिटेन में ही रहते थे, ठीक है, ये जो कैबिनेट मंत्री वगैरह हो गए सारे लोग ब्रिटेन में ही रहते थे, वहीं से निगरानी करते थे उनका जो भी सोर्स था उससे। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल परिषद था वो यहीं पे था, भारत में ही था। तो स्थानीय प्रशासन को उसी को ध्यान में रखना था, उसी की जिम्मेवारी थी। ठीक बात है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको ध्यान ही होगा, ठीक है। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वो तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब आप लोग आगे लिखना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक बात। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, यह अधिनियम कॉर्नवालिस को विशेष अधिकार देने के उद्देश्य से, यह अधिनियम कॉर्नवालिस को विशेष अधिकार देने के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति का भी पद दिया गया तथा गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की सलाह को अनदेखी करने का
अधिकार भी, यानी कि गवर्नर जनरल परिषद में कितने सदस्य होते थे टोटल? 4। एक तो गवर्नर जनरल होता था, 3 सदस्य और होते थे। तो इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल के साथ जो और मेंबर हैं, वो लोग अगर जो कोई सुझाव देंगे, कोई सलाह देंगे, तो उसको जो गवर्नर जनरल होगा वो इनकार कर सकता है मानने से। ठीक बात है। आप लोग अगला हेडिंग डालेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। अब लिखेंगे पहला पॉइंट, सभी गवर्नर को परिषद की सलाह को अनदेखी करने का अधिकार। सभी गवर्नर को परिषद की सलाह को अनदेखी करने का अधिकार, यानी जितने भी प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको परिषद की सलाह मानने से वो लोग इनकार कर सकते थे। ठीक बात है। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। आप लोग बात समझिएगा, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कर रहे हैं ब्रिटेन सरकार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी करके, उनको वेतन अब यहीं के राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें निर्धारित हो गई। ठीक है। अब अगला आप लोग हेडिंग डालेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, जो भी एक्ट में जो भी पॉइंट लिखवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतने ही पॉइंट हैं, लेकिन उतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए लिखवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, केवल चाय व चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा। केवल चाय व चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा। अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग उसी में, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार, यानी कि जो ईसाई मिशनरी होते थे, ठीक है, उनको यहाँ पे अपने धार्मिक प्रचार के लिए स्वतंत्र कर दिया गया कि वो भारत में आके अपना धार्मिक प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, जिसको इच्छा होगी वो धर्म ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। और एक बात और, 1813 का चार्टर एक्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि कंपनी का एकाधिकार क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। ये सबसे अच्छी बात थी। ठीक है, ब्रिटेन के उद्योगपतियों के लिए, क्योंकि अन्य लोग भी अब व्यापार कर सकते थे, लेकिन कंपनी के तसल्ली के लिए भारत में चाय व चीन के साथ एकाधिकार उसका बना था। ठीक बात है। इसी में आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान। भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान। अब यहाँ पे आप लोग बात ध्यान देंगे कि बात आई अगर जो शिक्षा की, भारत में शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए इन लोगों ने क्यों प्रयास किया, इनकी अपनी मजबूरी थी। हमने आपको बताया था कि ये जो भी अच्छा कार्य करेंगे उसमें इनका हित अवश्य होगा। यहाँ के लोगों का हित हो जाए वो तो अलग बात है, लेकिन इनका अपना हित ज़रूर होगा। तो क्या होता था, इनके प्रशासन को चलाने के लिए, ठीक है, और बहुत सारी व्यापारिक चीज़ों को करने के लिए, बहुत सारे जो कार्य होते थे उसको करने के लिए बहुत सारे कर्मचारी की आवश्यकता होती थी, और वो भी वैसे कर्मचारी जो निरक्षर ना हो, यानी कि जो पढ़े लिखे हों, उनकी आवश्यकता थी। और पढ़े लिखे का क्या मतलब, कि जिन्हें वहाँ का लैंग्वेज आता हो, यानी कि इंग्लिश आता हो, साइंस वगैरह सब्जेक्ट आता हो, हर टाइप का अलग अलग होता था। तो उन्हें जब वहाँ से बुलाते थे कर्मचारी, वहाँ से लोगों को बुलाते थे ब्रिटेन से, तो इनको ज़्यादा कॉस्ट देने की आवश्यकता होती थी, यानी कि वहाँ के हिसाब से ही तो लोगों को सैलरी देना पड़ेगा, और यहाँ के लोगों को कम में भी काम चल जाता था, यानी कि यहाँ पे उतनी दिक्कत थी नहीं, मजदूरी बहुत कम थी, लोग आसानी से मिल जाते थे। तो इन लोगों ने ये प्रयास किया कि इन लोगों को शिक्षा देके, पढ़ा लिखा के हम अपने कार्य के योग्य काबिल बनाएंगे, और फिर सस्ते मजदूरी में हम लोग कार्य करवा लेंगे, हमारा कार्य भी हो जाएगा और हमारा पूंजी भी ज़्यादा से ज़्यादा बच जाएगा। इनका ये उद्देश्य था। इन लोगों ने इसीलिए डिसाइड किया था कि शिक्षा पे भी खर्च किया जाए। आगे तो शिक्षा के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग अब अगला हेडिंग डालेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटेन में उद्योगपतियों का प्रभाव, कॉमा, औद्योगिक क्रांति चरम पर। दो चीज़ें थी, ब्रिटेन में उद्योगपति काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योगपतियों का बोलबाला हो गया था। ठीक बात है, तो इसलिए वहाँ पे उद्योगपतियों की कमी नहीं थी, और उनकी बात मानना सरकार भाई बात होती थी, क्योंकि उनका बोलबाला था। ठीक है, बोलबाला क्यों था, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी, औद्योगिक क्रांति चरम पर थी, तभी तो बोलबाला था। ठीक है, अब आप लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे,
ब्रिटेन में 1832 के संसदीय अधिनियम ब्रिटेन में 1832 के संसदीय अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में उद्योगपतियों तथा मध्य वर्ग के महत्व में वृद्धि। अब आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। फिर से ध्यान देंगे, भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। अगला पॉइंट लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक एवं सैनिक रूप में अंग्रेजों की स्थिति अत्यंत ही सशक्त थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक एवं सैनिक रूप में अंग्रेजों की स्थिति अत्यंत ही सशक्त थी। कैसे थी? क्योंकि ये लोग शुरुआत से ही उपनिवेशों को बनाना स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि दूसरे देशों की खोज करना, ठीक है, वहाँ पे जाके कब्जा करना, तो ये सारी चीज़ें थी। तो बिना सैनिक रूप से सशक्त हुए ये काम ये नहीं कर सकते थे, यानी कि उपनिवेशों का विस्तार ये नहीं कर सकते थे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बोलबाला था, इनकी सैनिक क्षमता बहुत ही बेहतर थी। इस चीज़ को तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। और नौ सैनिक क्षमता तो और भी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के साथ, ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। अगला लेक्चर तो आपको मिल ही जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट आप लोग करेंगे। कॉर्नवालिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास में क्या योगदान दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास में क्या योगदान दिया? संक्षिप्त में लिखिए, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए या लिखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लेंगे और डेली बाय डेली जो चीज़ें आपको कही गई हैं वो काम आप निरंतर करते रहेंगे, ठीक है। उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर जिसको प्रीवियस न्यूज़पेपर चाहिए होगा या करंट अफेयर्स कुछ भी चाहिए होगा तो वो कमेंट के थ्रू बता देगा, ठीक है, उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पढ़ाई में। आप अपना पढ़ाई अच्छे से करो, बाकी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पढ़ाई से संबंधित तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।